विक्टोरियन युग में हमारे सौर मंडल में एक अजीब खगोलीय पिंड दिखाई दिया। क्या यह एक क्षुद्र ग्रह था या शायद एक धूमकेतु? इसे नोटिस करने और इसका बारीकी से अध्ययन शुरू करने में हमें अक्टूबर 2017 तक का समय लगा। इसका नाम ओमुआमुआ रखा गया, जिसका हवाईयन में अर्थ है स्काउट। न केवल इसका आकार बेहद असामान्य, अत्यधिक लंबा और संकीर्ण है, बल्कि यह इतनी तेज गति से भी चल रहा है कि ऐसा लगता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इस पर इतना प्रभाव नहीं डालता। तो यह क्या है? अजीब भटकने वाली चट्टान के विशेषज्ञों ने पहले सोचा कि यह एक क्षुद्र ग्रह जैसा दिखता है, लेकिन उन्होंने करीब से देखा और निष्कर्ष निकाला कि यह संभवतः एक धूमकेतु है। उनका मानना था कि यह सूर्य की गर्मी से उत्पन्न गैस के छोटे जेट द्वारा संचालित होता है, जो इसे अपने प्राकृतिक मार्ग से हटा सकता है। ओमुआमुआ की चाल के अलावा इसकी शक्ल भी खास है दूसरे धूमकेतुओं की तुलना में। इस तरह के खगोलीय पिंड अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का लगभग 4 गुना परावर्तित करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से ओमुआमुआ में परावर्तक गुण 2 गुने हैं। दुख की बात है कि हम अब इस विचित्र वस्तु का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह सौरमंडल में हमारे पड़ोस से पहले ही निकल चुका है। हमने बरमूडा त्रिभुज के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, इसकी रहस्यमयी घटनाओं से लेकर बहुत विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्याओं तक। ऐसा क्यों होता है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बरमूडा त्रिभुज के बराबर एक अंतरिक्ष भी है, जिसे कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा है। उन्होंने जो वर्णन किया वह एक विशिष्ट स्थान से गुजरते समय प्रकाश की तीव्र चमक के समान था, जिसे उन्होंने तब दक्षिण अटलांटिक विसंगति कहा था। इसके लिए एक स्पष्टीकरण हो सकता है। सबसे पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से अपनी घूर्णन धुरी के साथ संरेखित नहीं है। दक्षिण अटलांटिक के ऊपर लगभग 125 मील का एक क्षेत्र है, जहां कुछ प्रकार का विकिरण पृथ्वी की सतह के जितना संभव हो उतना करीब है। इस स्थान से गुजरते समय कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं और अंतरिक्ष कर्मचारियों को प्रकाश के वे ब्रह्मांडीय विस्फोट दिखाई देते हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है। जहां तक हम जानते हैं, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन क्या कोई दूसरा ग्रह भी हो सकता है, 9वां ग्रह, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं खोज पाए हैं? कुछ खगोलविदों को यकीन है कि ऐसा है और वे वर्तमान में इसे ग्रह 9 कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसका स्थान नेपच्यून से कहीं आगे है, जो कि अब तक ज्ञात 8वां ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर है। समस्या यह है कि हम पहले भी गलत हो चुके हैं। 1801 में हम सेरेस पर ठोकर खा गए, जिसे अब हम सौर मंडल के सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह के रूप में जानते हैं, लेकिन शुरू में हम इसे भी एक ग्रह मानते थे। और आपको प्लूटो के बारे में कहानी तो पता ही होगी। सबसे पहले हमने इसे 1930 में खोजे जाने के बाद ही ग्रह मान लिया था, लेकिन फिर इसे बौने ग्रह के रूप में फिर से वर्गीकृत कर दिया। तथ्य यह है कि ग्रह 9 हमसे बहुत दूर है, इसलिए इसकी तस्वीर लेना और अध्ययन करना मुश्किल है, इसलिए इसकी स्थिति अनिश्चित है। विशेषज्ञों को ग्रह 9 का पता लगाने के लिए प्रकाश को सूर्य से वहां तक पूरी यात्रा करनी पड़ती है और लगभग पूरी यात्रा करके वापस आना पड़ता है। खगोल शास्त्री इस ग्रह के लगभग 30% क्षेत्र को कवर करने में सक्षम थे। उनका यह भी अनुमान है कि इसके बाकी हिस्से का अध्ययन करने और निष्कर्ष निकालने में लगभग 4 साल और लगेंगे। एक नेबुला मूल रूप से अंतरिक्ष में कहीं धूल और गैस का एक विशाल बादल है। उनमें से कुछ विस्फोट के बाद मरते हुए तारों से आते हैं। अन्य वे स्थान हैं जहां नए तारे बनने शुरू होते हैं। इसीलिए कुछ नेबुला को स्टार नर्सरी भी कहा जाता है। वे कई अलग अलग रंगों और आकारों में आ सकते हैं, लेकिन एक ने विशेष रूप से अपने शानदार आकार के कारण खगोलविदों का ध्यान आकर्षित किया। इसे लाल आयताकार नेबुला कहा जाता है और यह गैंडा के नक्षत्र में स्थित है, लगभग 2300 प्रकाश वर्ष हमसे दूर। हम ठीक से नहीं जानते कि इस असामान्य आकार का कारण क्या है, लेकिन एक व्याख्या ये हो सकती है कि इसके केंद्र में 2 तारे हैं। ये तारे चमकदार धूल के 2 शंकु बना सकते हैं, जो मिलकर नेबुला को एक वर्ग जैसा बनाते हैं। इस गठन के बारे में और भी अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि यह विस्तारित लाल उत्सर्जन नामक कुछ प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि इसकी धूल में एक विशिष्ट लाल चमक है। ये बताना मुश्किल है कि इसका कारण क्या है, लेकिन बीच में मौजूद उन 2 संभावित सितारों में निश्चित रूप से कुछ है, इससे कुछ नहीं। याद है जब मैंने बताया था कि नेपच्यून सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? ये सूर्य से हमसे लगभग 30 गुना दूर है। ये सभी ग्रहों में सबसे ठंडा होना समझ में आता है, लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात है, ऐसा नहीं है और वैज्ञानिकों को अभी तक इसका कारण पता नहीं चल पाया है।
1989 में नासा का अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपच्यून दोनों के पास से गुजरा। इसने पाया कि नेपच्यून अपने पड़ोसी ग्रह से ज्यादा गर्म था, भले ही वह सूर्य से दूर था। वैज्ञानिकों ने इस चौंका देने वाली खोज को समझाने के लिए कई सिद्धांत बनाए। उनमें से एक यूरेनस और नेपच्यून के बीच गुरुत्वाकर्षण अंतर से संबंधित था। नेपच्यून का नीला रंग यूरेनस की तुलना में अधिक तीव्र है, इसलिए नासा के शोधकर्ताओं का मानना है कि नेपच्यून के वायुमंडल में एक और अज्ञात रसायन है। यह असामान्य तापमान की व्याख्या कर सकता है। मौसम का भी इसमें कुछ हाथ हो सकता है। नेपच्यून में जाहिर तौर पर हमारे सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं और सबसे बड़े तूफान हैं। उदाहरण के लिए 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून पर एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान देखा, जिसे उन्होंने ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया। यह तूफान हमारे पूरे ग्रह से भी बड़ा था। यह 1994 में गायब हो गया, इसलिए आजकल हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते। ये तेज हवाएं जमी हुई मीथेन को ग्रह के वायुमंडल में धकेल सकती हैं और तापमान को बिगाड़ सकती हैं। यूरेनस को करीब से देखने पर यह थोड़ा अजीब लगता है। इसके अलावा यह मूल रूप से गैस का एक विशाल गोला है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले क्योंकि यह अपनी तरफ घूमता है, जिससे ऐसा लगता है कि यह सूर्य के चारों ओर एक गेंद की तरह घूम रहा है। 90 डिग्री के बारे में यह अजीबोगरीब झुकाव शायद इसके अतीत में हुई किसी तरह की भारी टक्कर के कारण है। यह झुकाव भी कारण है कि यूरेनस में सौर मंडल में सबसे चरम मौसम होते हैं। यूरेनस पर एक वर्ष पृथ्वी के 84 वर्षों जितना लंबा होता है। इस अवधि के लगभग 1/4 भाग के लिए सूर्य ग्रह के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर सीधा चमकता है। यह इसके उच्चतम और निम्नतम वार्षिक तापमान के बीच विशाल अंतर को समझा सकता है। आइए हम छोटे ग्रहों पर भी नजर डालें, ठीक है? मेरा मतलब है बुध और प्लूटो। बुध पहले से ही सबसे छोटा ग्रह है, या अगर हम बौने ग्रह प्लूटो को गिने तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। बेशक हमारे सौर मंडल में यह हमारे ग्रह के बाद दूसरा सबसे घना ग्रह भी है, और यह एक ही समय में छोटा और घना होता जा रहा है। लंबे समय तक हमने सोचा कि हमारा ग्रह ही एकमात्र टेक्टोनिक रूप से सक्रिय ग्रह है। ऐसा तब तक था जब तक हमें पता नहीं चला कि बुध अभी भी इस विभाग में सक्रिय है। संभवतः यही कारण है कि समय के साथ यह सिकुड़ता और संकुचित होता जा रहा है। प्लूटो का वायुमंडल आज भी वैज्ञानिकों को बहुत परेशान कर रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि इसके वायुमंडल में लगभग 20 परतें हैं और वे उनके शुरुआती अनुमान से ज्यादा ठंडी और सघन हैं। नासा की नई क्षितिज टीम ने यह भी पता लगाया कि बौना ग्रह हर घंटे भारी मात्रा में नाइट्रोजन छोड़ता है, लेकिन किसी तरह प्लूटो लगातार अपने खोए हुए नाइट्रोजन को फिर से भर सकता है। शायद यह किसी तीव्र भूगर्भीय गतिविधि के कारण हो। टैलेंट शो में भाग लेने वाले ज्यादातर प्रतिभागियों की तरह हमारे सौर मंडल में भी एक असफल तारा है। क्षमा करें बृहस्पति, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। खगोलीय तथ्यों के संदर्भ में यह सबसे उपयुक्त वर्णन नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ बृहस्पति को एक असफल तारा कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तारे की तरह बृहस्पति में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे बहुत सारे रसायन होते हैं। साथ ही बृहस्पति के पास अपने केंद्र में संलयन प्रक्रिया शुरू करने और एक तारे में बदलने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है। तारे अत्यधिक गर्मी और दबाव में हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ मिलाकर अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे हीलियम बनता है। जब यह प्रक्रिया होती है तो प्रकाश और ऊष्मा निकलती है, जो तारों को उनका स्वरूप और तापमान प्रदान करती है। वे ऐसा कैसे करते हैं? खैर, उनके पास काफी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण है। सबसे पहले बृहस्पति को संलयन प्रक्रिया को तेज करने और खुद को एक तारे में बदलने के लिए इसे 70 गुना से अधिक भारी होने की आवश्यकता होगी। सिद्धांत रूप में अगर हम बहुत सारे बृहस्पति को एक साथ मिला सकें तो हमें एक नया तारा मिल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे सौर मंडल में बृहस्पति को गैस का एक विशाल पिंड बनकर ही रहना पड़ेगा। हालांकि यह उन सभी में सबसे बड़ा है।